न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता था कि भाई साहब अगर सेकंड लॉ न्यूटन ये कहते थे, बताओ सर क्या कहते थे? न्यूटन ये कहते थे कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोमेंटम लिखना चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी आएगा कभी ना कभी जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। और अगर एग्जाम में मोमेंटम लिखने को आए तब भी आप लीनियर मोमेंटम है उसको समझना। तो न्यूटन्स ने ये कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कुछ बच्चे इसको F इज इक्वल टू एम ए कहते हैं। देखेंगे ये भी कैसे होता है ना। F इज इक्वल टू एम, भाई ये हर जगह पे वैलिड नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये कहां पर वैलिड नहीं है। ये हर जगह पर वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई मोमेंटम में चेंज की रेट की बात कर रहा हूं, मोमेंटम में चेंज की रेट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब कि जो उसकी टाइम रेट के हिसाब से चेंजेस हो रहा है उतना फोर्स लगेगा। यानी किसी बॉडी को अगर मैं रोक रहा हूं, मान लो कि कोई बॉडी चल रही है, मेरे पास एक ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन को रोक रहा हूं। जब वो मूव कर रही थी उसके अंदर कुछ मोमेंटम था, लेकिन जब वो रुक गई तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया। मोमेंटम जीरो इसलिए हो गया क्योंकि P इज इक्वल टू होता है mv। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट के लिए में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? जीरो। तो उसका मोमेंटम कितना होगा? जीरो। अगर आप किसी चीज को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम कितना होने वाला है? जीरो। पहले उसका कुछ मोमेंटम था, बाद में उसका मोमेंटम जीरो हो गया। तो ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ है, कितने टाइम इंटरवल में चेंज हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके फोर्स के ऊपर। जैसे मुझे गाड़ी को रोकना है, मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी का मास है मान लो 50 केजी। मेरी गाड़ी का जो मास है वो 50 केजी है, और मेरी जो वेलोसिटी है वो मैं चल रहा हूँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतनी स्पीड से मैं चल रहा हूं, तो मेरा जो मोमेंटम है यहाँ पर वो मेरा मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू एम वी, या ये कहो कि ये मेरे पास हो जाएगा 5000 केजी किलोमीटर पर आवर। चाहो तो आप उसको मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। 5000 केजी किलोमीटर पर आवर, इतना मेरा मोमेंटम है और मुझे इस गाड़ी को रोकना है। तो जब ये मोशन में था तो ये उसका मोमेंटम था, और अब मैंने आफ्टर टी टाइम बाद मुझे इस गाड़ी को रोकना है, तो इस गाड़ी को मुझे रेस्ट में ले जाना है। और जब मैं इसको रेस्ट में ले जाऊंगा बेटा, तो इसका जो मास है वो तो वही रहेगा 50 केजी, बट इसका वेलोसिटी जीरो होने वाला है। यानी कि इसका P, अगर इसको इनिशियल कह दें और इसको फाइनल कह दें, जिसका P फाइनल जो है वो जीरो होने वाला है। यानी कि मोमेंटम को 5000 से आपको जीरो पे ले जाना है। और ये टोटली डिपेंड करता है इस टाइम के ऊपर। फोर्स जो आप लगाएंगे वो टोटली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, आपको गाड़ी को कितने टाइम में रोकना है। अगर आप जितने कम टाइम में रोकेंगे उतना ज्यादा हेवी ब्रेक आपको लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर dt की वैल्यू कम है, अगर टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में आप उसको रोकना चाहते हो, तो उतना लार्ज अमाउंट का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो ये कहां पर वैलिड है, मैं बता रहा था F इज इक्वल टू एम ए। अगर आपको प्रूफ करने को आए तो आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये मुझे पता है। ओके, अब मैंने मान लो कि इसको एक कांस्टेंट के थ्रू, या इसको मैंने इज इक्वल टू माना और मैंने d बाय dt कर दिया है। मोमेंटम का मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अब मैंने कहा मास इज अ कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, तो m को आपने कर दिया है बाहर, यहाँ पे k लिख दो कांस्टेंट के लिए, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनल लिखा है। m को कर दिया बाहर और मैंने d बाय dt कर दिया किसका? v का। और आप ये भी जानते हैं कि d बाय dt ऑफ v
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन की, kma। एक्सेलरेशन इज वेक्टर, मास इज वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर। ओके, बट यहाँ पे ये जो F इज इक्वल टू के एम ए आया है फॉर सीजीएस सिस्टम, फॉर एमके सिस्टम के को हम वन लेते हैं, तो ये मेरे पास F इज इक्वल टू एम ए समटाइम ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, लाइक दैट। लेकिन बेटा ये वैलिड कब है? जब मास कांस्टेंट। ये वैलिड तभी है when mass is constant। मास कांस्टेंट होगा तभी वैलिड है। अब किसी बच्चे ने कहा सर मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा, नहीं नहीं, मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप रिलेटिविस्टिक की बात करें, यानी कि मास कांस्टेंट कहां पर नहीं होगा, ऐसे एग्जांपल से बात करें तो जैसे रॉकेट प्रोपल्सन है। रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है? रॉकेट प्रोपल्सन में यानी कि कोई रॉकेट अगर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, उसके अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वहां पे मास रिड्यूस हो रहा है ना भाई। मैंने उसके अंदर 100 लीटर ऑफ फ्यूल डाला था, कुछ समय बाद उसमें से कुछ फ्यूल बर्न हो गया, आफ्टर सब टाइम कुछ और बर्न हो गया, तो उसमें फ्यूल कम हो रहा है। फ्यूल का अपना मास था, मास रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता है। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए रॉकेट सिस्टम में ही वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पे मास चेंजेस है, आपने मास को कांस्टेंट ले लिया। हाँ, हर जगह वैलिड है जहां पे मास कांस्टेंट हो। और मास कहाँ पे चेंज होता है बेटा? आप एक चीज देखेंगे, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट, यानी कि बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। मास चेंज हो जाता है बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर हो जाए, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस रफ्तार से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराते हैं तो उसके मास में चेंज आ जाता है, उसका मास चेंज हो जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, √1 - v²/6²। ओहो, ये नया मास आएगा, उसका नया मास। ऐसा भी होता है क्या? होता है बेटा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट से किसी को मूव कराना कोई आसान काम नहीं है। किसी मास बॉडी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर आप मूव कराते हैं तो उसका मास रिड्यूस हो सकता है, आइंस्टाइन का कहना है। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर किसी बॉडी की रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर उसकी वेलोसिटी हो जाए, उसको मूव कराते हैं तो उसके मास में चेंज आ जाता है। और जब मास में चेंज आ जाता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तो तब काम करेगा जब मास कांस्टेंट। तो ये वैलिड कब है? ये वैलिड तब है जब मास कांस्टेंट हो। पर रियल लाइफ में हर जगह पे हमारे लिए मास कांस्टेंट ही है, क्योंकि हमारी कोई भी वेलोसिटी इस वेलोसिटी के रिलेटिव तो छोड़ो, इसके आसपास भी नहीं, इससे बहुत दूर भी नहीं होती, बहुत कम है। ये काफी हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, चलो, तो फिर कैसे लिखेंगे भाई? फिर इसको आप यहां से इस फॉर्म में लिखें, ये बाहर नहीं आना चाहिए, यानी कि आपको मास को भी वेरिएबल मानना पड़ेगा, वेलोसिटी को भी वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो मैं F इज इक्वल टू के को बाहर कर दो, या के को मैं 1 ले लेता हूं, के इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैंने 1 लिया। तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को रखिए, डिफरेंशिएशन कीजिए सेकंड का, सेकंड को रखिए, डिफरेंशिएशन कीजिए फर्स्ट का। तो ये जो मेरे पास आया है, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स में न्यूटन सेकेंड लॉ, बट डिफरेंशियल फॉर्म में उसको ऐसा लिखा जाएगा। और ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, ये भी ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करना है, और मोमेंटम दो चीजों से मिलकर बना है, मास से और वेलोसिटी। आइदर मास में चेंज हो, आइदर वेलोसिटी में चेंज हो। मास और वेलोसिटी दोनों में चेंज हो तब भी मोमेंटम चेंज होगा। ओनली मास में चेंज हो तब भी मोमेंटम चेंज होगा, और ओनली वेलोसिटी में चेंज हो तब भी मोमेंटम चेंज होगा। तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो F इज इक्वल टू एम ए करने वालों के लिए एक बात ये है कि वो हमेशा जब भी बात कर रहे हैं वो मास को कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं, बट मास ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता। कुछ रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम को देखो या फिर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी को देखो तो मास वहां पे चेंज हो जाता है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से ही हमें फोर्स के बारे में पता चला।
फोर्स के बारे में पता चला। फर्स्ट लॉ सही पता चल गया था, डिफाइन उसको सेकेंड लॉ में किया गया, उसकी वैल्यू सेकेंड लॉ में निकाली गई कि F इज इक्वल टू जो है वो ma के बराबर होता है। F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है, यानी कि फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहाँ से हम फोर्स को समझते हैं, फोर्स क्या है। तो फोर्स को बताया गया है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है आपका फोर्स। वैसे फोर्स को फर्स्ट लॉ में ही डिफाइन कर दिया गया था कि एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी बॉडी की स्टेट में चेंज कर सकता है। कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी बॉडी की स्टेट में चेंज कर सकता है, उस एक्सटर्नल एजेंट को ही फोर्स कहा गया। अब ये हमेशा चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे एक बच्चे ने कुछ ऐसा एग्जांपल पूछा कि सर मैं वॉल को अगर धक्का देता हूं तो वॉल गिरती नहीं है, तो क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया? आपने लगाया है फोर्स, आपने फोर्स लगाया है, लेकिन वॉल ने अपने स्टेट में चेंज नहीं किया, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स उस वॉल के इनर्शिया ऑफ रेस्ट से लेस था, कम था, इसलिए वॉल नहीं गिरी। आपने जो फोर्स लगाया, जो पुश फोर्स लगाया, वो कम था इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, इसलिए वॉल नहीं गिरी। अगर आप थोड़ा और फोर्स लगाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तब वो वॉल गिर सकती है। तो फोर्स के लिए जरूरी नहीं कि वो स्टेट में चेंज करे, वो ट्राई भी कर सकता है, कोशिश कर सकता है। तो फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स को एक एक्सटर्नल एजेंट कहें, एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंसी टू change or tends to change state of body। तो फोर्स एक एक्सटर्नल कारक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी की स्टेट में चेंज कर सकता है, चेंज लाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे हमने फोर्स को डिफाइन किया। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो सेकेंड लॉ में पता चला कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? सभी जानते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब भाई सब वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका डायरेक्शन होगा, हाँ होगा। और किस डायरेक्शन में होगी? हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आपका फोर्स होता है। फोर्स की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मास, सॉरी m इंटू ए करो। मास की यूनिट बताओ। मास की यूनिट सर केजी, ए की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट है फोर्स की। और इसी को 1 न्यूटन कहा गया, 1 न्यूटन कहा गया। फोर्स की यूनिट को न्यूटन डिफाइन किया गया, ये इसकी यूनिट एसआई सिस्टम है। फोर्स को जनरली मेजर किया जाता है न्यूटन में। वही इतने बड़े साइंटिस्ट से फोर्स को बताया तो ऑब्वियसली वो चाहते थे कि मेरे नाम पे इसकी यूनिट रखें, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया न्यूटन। अब किसी ने कहा 1 न्यूटन फोर्स को बताइए, 1 न्यूटन फोर्स को। 1 न्यूटन क्या है? देखो 1 न्यूटन बेटा, 1 न्यूटन तो मैं एक काम करता हूं कि 1 केजी का मास ले लेता हूं और 1 केजी का मास ले लेता हूं और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले लेता हूं और यहां से डिफाइन कर देता हूं कि 1 न्यूटन वह फोर्स है जो किसी 1 केजी के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। 1 न्यूटन वह फोर्स है जो किसी 1 केजी के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो उसको आप 1 न्यूटन कहेंगे। तो ये सब आपका किसमें था? एमकेएस सिस्टम। ऐसे ही आपका यूनिट का एक सीजीएस सिस्टम आता है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स को डायन कहते हैं, डायन। एक रिलेशन पूछा जाता है न्यूटन और डायन के बीच में। अब इस रिलेशन को याद करने की जरूरत नहीं होती, बहुत इजी है। 1 न्यूटन को आप क्या लिखते हैं? 1 न्यूटन को आप लिखते हैं सर केजी, 1 केजी। एक काम करो,
न्यूटन को लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर आप सीजीएस सिस्टम में जाना चाहते हैं तो मास को बना दो ग्राम में, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, और मीटर को बना दो सेंटीमीटर में, यानी कि 100 ऑफ सेंटीमीटर। भाई टाइम तो आपको पता ही है कि वहां पर भी वो सेकेंड में होता है, सीजीएस में और एमकेएस में भी सेकेंड। कितना आया? 325 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है 1 न्यूटन है, और ये पूरी क्वांटिटी को हमने कह दिया डाइन। ये है मेरे पास डाइन, तो आप लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये रिलेशन होता है, यानी कि न्यूटन डाइन के कंपैरिजन में काफी बड़ी यूनिट है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखने को कहा जाए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हैं मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2, तो यहां से MLT-2 डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स। तो ये बात न्यूटन ने फोर्स के लिए कही है, और फोर्स हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास जो आने वाला है वो है फोर्स हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट इम्पल्स। ओहो, इम्पल्स क्या नाम है, क्या बोलते हैं? आवेग, आवेग, इम्पल्स। भाई एक बात बताओ मुझे, जे से डिनोट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एक बात बताइए, अगर आपको किसी वॉल में किल ठोकना है, मुझे किल ठोकना है, वॉल के अंदर किल डालना है, तो मैं क्या करता हूँ? सर हैमर लाता हूँ, किल लेता हूँ और उसको ठोकना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया उसको 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए, तो क्या हो अगर मैं वही 5 न्यूटन का फोर्स इसको 5 मिनट के लिए लगाऊं? क्या हो अगर मैं किल को ठोकने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स 5 सेकेंड तक 5 मिनट तक लगाऊं, 5 न्यूटन का फोर्स? क्या आपने किल को कभी किसी को ऐसे ऐसे दबाते हुए लॉन्ग टाइम के लिए डालते हुए देखा है? अगर देखा है तो उसने साइंस नहीं पढ़ा है, अगर देखा है तो उसने साइंस नहीं पढ़ा है। अगर किल को जब भी ठोकना रहता है तो आप काफी शॉर्ट इंटरवल के लिए लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स का इफेक्ट कुछ और होता है। यानी कि फोर्स जो है ना, लगा रहे हैं 5 न्यूटन, ओके 5 न्यूटन लगा रहे हैं नो डाउट, लेकिन एक बार 5 न्यूटन 5 मिनट के लगाया, एक बार 5 न्यूटन 1 सेकेंड के लगाया, तो क्या दोनों बार आपने सेम फोर्स लगाया तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? नहीं, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब आपने फोर्स को कम टाइम के लिए लगाया था तब उसका इफेक्ट कुछ और है, जब आपने फोर्स को लॉन्ग टाइम के लिए लगाया तब उसका कुछ इफेक्ट कुछ और है। या काफी शॉर्ट टाइम के लिए हाई अमाउंट का फोर्स लगा दिया जाए तब वो किल अंदर जाएगी। एक छोटे से टाइम इंटरवल में अगर मैं एक लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाता हूं तब वो किल अंदर जाने वाली है। तो यहां पर एक नई टर्म हमने बनाई, इम्पल्स। जैसे हमने मोमेंटम बनाया था ना, मोमेंटम हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी में एक और चीज भी वैल्यू रखती है, उसका नाम है मास। तो हमने वेलोसिटी और मास को मोमेंटम बनाया, ओके। तो वैसे ही हमने कहा कि फोर्स के साथ एक और चीज काम करती है, दैट इज द डेल्टा ऑफ टी। यानी कि इम्पल्स जिसको मैं जे कहता हूं, जो कि मेरे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मेरे पास होती है एफ वेक्टर, सॉरी, वो मेरे पास होती है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम का एक रोल प्ले होने लग गया है, टाइम एक रोल प्ले करेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू टाइम इंटू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल।
वेक्टर क्वांटिटी है भाई, फोर्स के डायरेक्शन में इंपल्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और कैसे समझो भाई, टोटल समझो, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन, ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन, total effect of force due to its application is called impulse। total effect of force समझ में आ गया। अब उसका टोटल इफेक्ट समझो, जैसे हमने क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा था, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज मोमेंटम, वैसे ही टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। सो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने इम्पल्स का, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर फोर्स उधर इम्पल्स की डायरेक्शन। यूनिट की भी बात कर लो, यूनिट क्या होगी भाई, इम्पल्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दो, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको न्यूटन फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम एल टी माइनस ऑफ टू, टाइम का पता होना चाहिए टी। लिख दो क्या आएगा, एम एल टी की पावर माइनस एम एल टी की पावर -1, डायमेंशन फॉर्मूला आपका आएगा इम्पल्स। क्या आई बात समझ में, इम्पल्स। अब ये इम्पल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब कि भाई फोर्स भी दुनिया में एक जैसे नहीं होते, कुछ फोर्सेस दुनिया में वेरिएबल होते हैं, कुछ फोर्सेस दुनिया में कांस्टेंट होते हैं। यानी कि फोर्सेस हो सकते हैं वेरिएबल, फोर्स हो सकते हैं कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट फोर्स भी लग सकते हैं और वेरिएबल भी लग सकते हैं। जब आपके फोर्स वेरिएबल हो जाएं तब आप कुछ इस तरीके से इंपल्स को निकाल सकते हैं, एफ T2 माइनस T1, या एक काम करो इसको T1 से T2 लिखो, T1 से T2 लिखो, कैपिटल लिखने की जगह इसमें T1 टाइम से T2 टाइम तक आपने F फोर्स लगाया, तो ये आप इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे। जब आपका फोर्स कैसा हो, वेरिएबल, कांस्टेंट होगा तो क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा तो एक काम करिए कि कांस्टेंट होगा, एफ अगर कांस्टेंट होगा तो इससे बाहर आ जाएगा, तो इसको एफ को बाहर निकालो, यहाँ पे लिखो T1 से T2 dt, इंटीग्रेट कर दो, तो F इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि F डेल्टा ऑफ T लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। When force is constant, when force is variable, ये हमारे पास था इम्पल्स। When force is constant, when force is variable, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो वेक्टर्स बनाओ, इसकी डायरेक्शन किसके डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो ये हमारे पास था इम्पल्स। चलिए, और आज के हमारे इस लेक्चर का एक आखिरी टॉपिक, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भाई, थ्योरम बहुत सीधी सी, क्या कहती है वो तो हम पढ़ने के बाद बताएंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, अब ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है कि अगर, चलो सॉल्व करते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। भाई थ्योरम्स का क्या है, कुछ भी कहती रहती है, लेकिन सर जब भी कहती है बिल्कुल सही है, सही बातें बताती है आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मान लो कि कोई टाइम है, अब जे को तो जानते हैं सर, कौन है जे, जो आपका जे है
वो है आपका एफ डेल्टा टी। हाँ बिल्कुल जानते हैं, ओके। और आपका जे जो है वो सर इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 एफ डी टी। हाँ जानते हैं, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, सॉरी, हाँ, और व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। ओके सर, एक काम करिए क्या कि किसी T1 टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम P1 ले लीजिए और T2 टाइम पर मान लीजिए उसका मोमेंटम P2 हो गया। ठीक है, T1 टाइम पर मैंने मोमेंटम लिया P1 और T2 टाइम पर आते आते उसका मोमेंटम मैंने कर दिया P2। आ जाइए न्यूटन सेकेंड लॉ के पास। न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू dP अपॉन dt इफ K इज इक्वल टू 1। न्यूटन सेकेंड लॉ, हाँ या ना? यस। जरा इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, बस करना क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। यहां पे मोमेंटम कितना चेंज हुआ सर? पहले था P1, बाद में हो गया P2। अब इसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करोगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे ना। यहाँ पे क्या टाइम में कितना चेंज हुआ? पहले टाइम T1 और अब टाइम आपका T2। क्या मैं इसको P2 माइनस P1 लिख सकता हूं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे डीपी करोगे तो यहाँ पे P आएगा, तो मैंने P2 माइनस P1 लिख दिया। और ये क्या है भाई? T1 टू T2 एफ डी टी। T1 टू T2 एफ डी टी क्या है मेरे पास? इम्पल्स है, हाँ या ना? इसको इम्पल्स लिख दो, इम्पल्स लिख दो। तो J इज इक्वल टू मेरे पास अब ये क्या आया है? P2 माइनस P1 क्या बेटा? P2 माइनस P1 इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। आहा, अब बात समझ में आई क्या? कि जो J है, जो मेरा इम्पल्स है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है और इसी का नाम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो हमें ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। या लिखो J इज इक्वल टू चेंज इन, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनने वाले हैं। चेंज इन मोमेंटम, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनने वाले हैं। ओके, चेंज इन मोमेंटम यानी कि अगर आप किसी का इंपल्स निकालना चाहते हैं तो ये बताओ कि उसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, उसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो जितना मोमेंटम में चेंज हुआ है वही उसका इंपल्स है। इंपल्स क्या है? तो हमने इंपल्स को कहा कि इंपल्स फोर्स इनटू डेल्टा ऑफ टी, फोर्स इनटू टाइम। तो थोड़ा आइए ब्रीफ में रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी। सबसे पहले इनर्शिया हमने देखा था, जिससे हमने ये कहा था इट इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज टू चेंज इट्स स्टेट। दूसरा फर्स्ट लॉ हमने ये कहा, न्यूटन्स के लॉ में हमने ये कहा कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। मोमेंटम के ऊपर आए, फिर मोमेंटम हमने कहा कि सर वेलोसिटी, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, उसका नाम मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एम और वी पर। ये किस पे डिपेंड करता है? एम और वी पर। मोस्ट ऑफ द केस हमने मास को कांस्टेंट माना है या मास कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो मेरा मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ वेलोसिटी पर जरूरी नहीं है, क्योंकि मास पर भी डिपेंड कर सकता है जब मास चेंज, या करता ही है मास चेंज। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ने आपको ये बात कही थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करना बेटा। एफ इज इक्वल टू एम ए को भूल जाओ, एफ इज इक्वल टू एम ए, हाँ ठीक है वो वैलिड है, पर ये उससे ज्यादा वैलिड है, यानी कि ये यूनिवर्सल है, हर जगह पर वैलिड है। फोर्स को डिफाइन किया, फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट टू चेंज और टेंस टू चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ एनी बॉडी। किसी बॉडी में चेंज ला सकता है, चेंज लाने की चेष्टा करता है। देन वी आर टॉक अबाउट इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या था? इम्पल्स इज अ फोर्स इनटू डेल्टा टी। भाई टाइम इंटरवल का भी कुछ रोल प्ले होता है, जैसे किल ठोकना। अगर हैमर से उसको दबाओगे तब किल अंदर नहीं जाएगी, लेकिन
उसको थोड़े टाइम के लिए अगर एक लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाया जाए तो तब कील अंदर जाती है, इम्पल्स। कुछ इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे गाड़ी में। शॉकअप्स क्यों होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स क्यों लगाए जाते हैं, फर्श पर किसी ग्लास को गिराते हैं तो वो टूट जाता है, जबकि अगर सॉफ्ट फर्श पर गिराएंगे तो नहीं ब्रेक होता, तो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम इंटरवल। जब भी टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा, अगर यहाँ से देख लो, जब भी टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बेटा। तो सॉकअप्स क्या करते हैं, सॉकअप्स यही काम करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। टाइम को बढ़ा देंगे, टाइम इंटरवल को बढ़ा देंगे, नीचे से जो जर्क आ रहा है उसको टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो आपको ऊपर की तरफ कम फील होगा। फर्श के साथ भी सेम है, गद्दे के साथ भी सेम है। अगर आप किसी कांच के ग्लास को गद्दे पे गिराते हैं तो गद्दे पे जब वो गिरता है ना तो वो नीचे टकराने के लिए टाइम इंक्रीज कर देता है, और टाइम इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है। क्रिकेट में आप देखते हैं, क्रिकेट में जब कोई कैच पकड़ता है तो उसके हैंड्स को थोड़ा सा बैक साइड में कर लेता है, लोअर कर लेता है पीछे की तरफ, बॉल की डायरेक्शन में पीछे की तरफ ले जाता है। वो भी इसीलिए ले जाता है, उसको पता होता है कि अगर मैंने ऐसे पकड़ा ना तो क्या होगा। काफी कम टाइम में आप उसको रोकना चाहते हैं, काफी कम टाइम में रोकना चाहते हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा आपका हाथ को हर्ट करेगा, चोट पहुंचाएगा, इसलिए हम उसके डायरेक्शन में नीचे की तरफ ले जाते हैं। फिर हमने बात करी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की, जो कि हमारे सामने है। वो ये कहती है कि जो किसी बॉडी का इम्पल्स है उसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है। ओके, ठीक है। तो आज के लिए ये कुछ बातें, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो पढ़ाई करें।